Hello students, welcome to our channel Scholar Planet. Hope you all are doing very well. तो बच्चे आज हम इस वीडियो में आपके लिए क्लास 9th का इज मैटर राउंड अस प्योर चैप्टर लेके आए हैं। वन शॉर्ट वीडियो है, हाफ एन आवर में पूरे का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है इज मैटर राउंड अस प्योर। देखो हमने मैटर चैप्टर किया। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। और हमारा सारा यूनिवर्स ही किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। अब हमने देखना है कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, क्या वो प्योर हैं? हम कॉमन पीपल हैं। कॉमन पीपल के लिए ना, अगर कहीं पे भी किसी भी रैपर के ऊपर प्योर लिखा होता तो हम प्योर मान लेते हैं। घी आता ऊपर लिखा होगा प्योर घी, हम मान लेंगे प्योर है। लेकिन साइंटिफिकली ये चीजें प्योर नहीं होती। साइंस का मानना है वो चीज प्योर होती है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनी होती है। जो एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से बनी होगी दैट इज प्योर। हम एग्जांपल लेके चलते हैं मिल्क की। क्या मिल्क प्योर है? मिल्कमैन आएगा कहेगा जी प्योर मिल्क है, मैंने तो पानी नहीं मिलाया, फिर भी वो प्योर है। चलो पानी नहीं भी मिलाया फिर भी वो प्योर है? नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें फैट भी है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो वो एक मिक्सचर है, दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसको हम किसी भी फिजिकल टेक्निक से ना सेपरेट नहीं कर सकते। आपको मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस की। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डिफरेंशिएट हो जाएगा। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर यहाँ पे लिखा है मोर देन वन टाइप ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर है क्या और प्योर सब्सटेंस है क्या? हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक सी वाटर की। सी वाटर की एक एग्जांपल लेते हैं। अब सी वाटर में NaCl सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट, नमक प्रेजेंट होता है। अब पानी, नमक वाला पानी इज अ मिक्सचर, क्योंकि उसमें दो चीजें हो गई हैं, वाटर भी है और उसमें सॉल्ट भी है, तो वो तो हमारा एक मिक्सचर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं उसको वेपराइज कर दूं, उस पानी को वेपराइज कर दूं, फिजिकल प्रोसेस है इवेपोरेशन, तो हम क्या देखेंगे कि नीचे क्या रह जाएगा? सिर्फ NaCl रह जाएगा। पानी तो खत्म हो गया, पानी तो वेपराइज हो गया, वाटर तो रहा ही नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या रहा? सिर्फ NaCl रह गया। अब देखो NaCl सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम और क्लोरीन दोनों से बना है, उसको मैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अब सेपरेट कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। तो NaCl यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख सकते हो आप, NaCl इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। जिसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते वो प्योर सब्सटेंस। अब ये चीज दिमाग में बिठा लो। ठीक हो गया? तो मिक्सचर क्या है? जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बना हुआ है या एलिमेंट से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। अब मिक्सचर कितने टाइप्स का होता है? मिक्सचर होता है जी दो टाइप्स का, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें चीजें आपस में घुल जाती हैं, टोटली डिसॉल्व हो जाती हैं। और हेट्रोजीनियस जिसमें चीजें आपस में डिसॉल्व नहीं होती, दो एलिमेंट्स हैं या दो कंपाउंड्स हैं जो आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहे, दैट इज हेट्रोजीनियस। जो हो रहे हैं दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। आप इनकी भी एग्जांपल ले सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर की, शुगर एंड वाटर। अब देखो चीनी जब पानी में हम घोलने जाएंगे तो चीनी घुल जाएगी ना पानी में। हमने एक्टिविटी भी की थी कि पानी का लेवल राइज क्यों नहीं करता? बिकॉज वाटर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। शुगर के पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स की जो स्पेसेस हैं, पानी के पार्टिकल्स में जो स्पेसेस है उनको फिल कर लेते हैं, तो डिसॉल्व भी हो जाते हैं। तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो आपस में घुलता नहीं है। आप इसकी भी एक एग्जांपल ले सकते हो, और इसकी एग्जांपल है ऑयल प्लस वाटर ले सकते हो, सैंड प्लस वाटर ले सकते हो। ये चीजें आपस में घुलेंगी? ये आपस में घुलेंगी नहीं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो डेफिनेशन क्या होती है? होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन of the solution remains uniform throughout, जिसकी composition throughout uniform रहे। इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेमनेड पीते हैं हम, और शॉर्ट में नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी जब हम पीना स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेके एंड तक उसका टेस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब वो घुला हुआ है टोटली, उसकी जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट वो सेम रह रही है। ठीक है, एक फ्रूट चाट बनाते हैं, पपाया ले लो, एप्पल ले लो, मैंगो ले लो, बीच में ग्रेप्स ले लो। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो इनकी क्या वो प्रोपोर्शंस, वो कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगी? कहीं पे कोई पीसेस पपाया के हैं, कुछ पीसेस एप्पल वगैरह के हैं,
नहीं होगी ना यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती नहीं है, जो डिसॉल्व होती नहीं है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारी बुक में एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या है, कहता एक क्लास को ना 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। 4 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। 4 ग्रुप्स में से सबसे पहले ग्रुप को दिया गया सबको 50-50 ml का एक वाटर दे दो, बीकर दे दो, पानी दे दो उसमें, और पहले ग्रुप को कह दो कि तेरे पास कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हैं। कॉपर सल्फेट इज CuSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। बच्चे जब ये पानी में मिक्स हो जाता है ना, तो ये पानी को ब्लू कलर का कर देता है। ठीक है जी। पहले ग्रुप को कह दिया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दे दिए उसको, पहले ग्रुप को। अब जब क्रिस्टल्स दे दिए उसको कहा पानी में डालो, आप देखोगे वो घुल गया। दूसरे ग्रुप को एक पूरा स्पैटुला दे दिया, पहले को कुछ क्रिस्टल्स दिए थे, दूसरे को ज्यादा कॉपर सल्फेट दे दिया एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप। ज्यादा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब कॉपर सल्फेट ज्यादा है तो पानी का कलर भी थोड़ा ज्यादा ब्लू हो जाएगा। थर्ड को कह दिया तेरे पास चॉक पाउडर है, इसको डिसॉल्व कर दे पानी। थर्ड ने चॉक पाउडर को डिसॉल्व कर दिया। और फोर्थ को दे दी इंक की ड्रॉप्स कि तू इंक डाल दे। अब एक्टिविटी के बेसिस पे ना उनको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले जो 2 ग्रुप्स थे जिनको कॉपर सल्फेट दिया गया, उनको सबसे पहले मिला एक ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर सल्फेट पानी में घुल रहा था। जो चीज घुल जाती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन या कह लो ट्रू सॉल्यूशन। जब चॉक पाउडर पानी में घुला नहीं, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशंस। इंक को जब पानी में घोला ना, तो उनको ऐसा, हमें ऐसा लगेगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा इंक के कारण, तो ऐसा लगेगा इंक तो घुल गई पानी में, लेकिन असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो इंक घुली नहीं होती, उसके पार्टिकल्स पानी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये एक्टिविटी के बेसिस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन आए हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशंस और कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो घुल गया, कॉपर सल्फेट घुल गया, और जो कॉपर सल्फेट घुला दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। 2 या 2 से सब ज्यादा सब्सटेंसेस जब घुल जाते हैं तो वो कौन सा मिक्सचर बना लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जो मिक्स हो रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, गैस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म भी हो सकती है। उनमें से एक एग्जांपल हम लेके चले हैं अलॉयज की, जिसमें सॉलिड और सॉलिड की एग्जांपल ली गई है। सबसे पहले अलॉय की बात कर रहे हैं ब्रास की। ब्रास में 30% ऑफ जिंक और 70% ऑफ कॉपर होता है। ब्रास इन दोनों से बना होता है, लेकिन जब ब्रास बन जाता है तो हमें अंदर से अलग से जिंक या अलग से कॉपर तो नहीं दिखता, दोनों का मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बन गया, थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम हो गई, तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमारे पास जो अलॉयज हैं, अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ये उसके एग्जांपल्स हैं। अब इसी के बेसिस पे ना सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या? सॉल्यूट जिसकी अमाउंट कम होगी, सॉल्वेंट जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी। सॉल्यूट मतलब कोई ऐसी चीज जिसको किसी और चीज में घोला जाता है। एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट, ये सॉल्यूट्स। सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में हमारे पास चीज प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर घोला जाता है ना, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। आप ये पढ़ते भी हो, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक्सप्लेन क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर चीज को घोला जाता है और वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। समझ गए? अब देखो, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में, सॉल्वेंट जो ज्यादा, उसमें से एक एग्जांपल है टिंचर ऑफ आयोडीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिंचर ऑफ आयोडीन में कहता सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टिंचर ऑफ आयोडीन होता है आयोडीन इन एल्कोहल, जिसमें आयोडीन सॉल्यूट है और एल्कोहल एक सॉल्वेंट होता है। और these have tincture of iodine has antiseptic properties। तो ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है हमारी लाइफ में। उसके अलावा अरेटेड ड्रिंक्स दूसरी एग्जांपल है। अरेटेड ड्रिंक्स, अगर हम एरेटेड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं तो एक सोडा वाटर की बात ही कर लो। सोडा वाटर में हम देखते हैं ना, या लिम्का वगैरह या कोई भी फिजी ड्रिंक्स, उसमें गैस मिली हुई होती है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स कर दी जाती है, दैट इज अ अरेटेड सॉल्यूशन। और वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन ही है।
ऑल ओवर घुला हुआ होता है। उसमें क्या होता है कि एरेटेड रिंग्स में जो गैस है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट गैस है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट है वाटर। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को ही हम सोडा वाटर कहते हैं। उसके बाद एक सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और है हमारी एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन गैस। तो एयर इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ऑल्सो अ ट्रू सॉल्यूशन। फिर और प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी। कहता जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। उनका जो डायमीटर होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। कितने नैनोमीटर के? 1 नैनोमीटर के। बहुत ही छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का। छोटा साइज होने के कारण ना ये स्कैटर नहीं करेंगे बीम ऑफ लाइट को। ना व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? टिंडल इफेक्ट पढ़ के आए हो आप छोटी क्लासेस में कि ये कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट या डेंस घना फॉरेस्ट या ऊपर से जब सन की रेज आती हैं कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिसके कारण रेज स्कैटर हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कि जब हम हमारे पास जो सन की रेज आ रही हैं वो क्या कर रही हैं? स्कैटर कर रही हैं, फैल रही हैं। टिंडल इफेक्ट। तो कहता अगर हम एक ग्लास में एक ट्रू सॉल्यूशन ले लेते हैं, मतलब चीनी और पानी का एक घोल ले लो ग्लास में, कांच के गिलास में, बाहर से टॉर्च लाइट मारो उस पे ऊपर, आप देखोगे कि वो जो टॉर्च की लाइट है ना वो एज इट इज पास हो जाएगी, वो स्कैटर नहीं करेगी, फैलेगी नहीं। नहीं फैलेगी। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज ही बहुत छोटा है। स्कैटरिंग करवानी होती है पार्टिकल्स ने, और पार्टिकल्स का साइज अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाता है ना तो वो स्कैटरिंग करवा नहीं पाते। तो ये स्कैटरिंग नहीं करवा पाएगा सॉल्यूशन। तीसरा हमारे पास आ गया सेटल डाउन। अब ये सेटल डाउन भी नहीं होते। कहता अगर मैं पानी और चीनी का घोल बना के उसको ऐसे ही रख दूं, तो क्योंकि अब शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में जो स्पेसिस थी उनको फिल करके उसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं, तो इस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो एज इट इज ही रहेगा। हम ये नहीं देखेंगे कि पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, वो तो क्या रहेंगे? पूरे डिसॉल्व रहेंगे। अनडिस्टर्ब छोड़ने पे भी इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। कंसेप्ट आ गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन में ना हम तीन चीजों की बात करते हैं: डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता कंसंट्रेशन ना सॉल्यूशन की डिपेंड करती है सॉल्यूट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सॉल्यूट के ऊपर। कहता अगर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है। एसिड की बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो एसिड होता है ना, अगर तो एसिड में ना ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाया जाता है, एसिड की अमाउंट कम हो, पानी की अमाउंट ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। हो गया एसिड ही, पानी ज्यादा है, एसिड कम है, मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, दैट इज डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है कि जो सॉल्यूट है वो ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। अब मैं इसकी भी अगर एग्जांपल लेके चलूँ ना, तो अगर आप एसिड ज्यादा कर दो, वाटर कम कर दो, तो वो कौन सा एसिड बन गया? कंसंट्रेटेड एसिड बन गया। तो सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, तो वो कंसंट्रेटेड आ गया। फिर आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ना सॉल्यूशन ने सॉल्यूट को जितनी सॉल्यूशन में कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, डिसॉल्व कर लिया। अब एक पॉइंट ऐसे आ गया कि वो डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा? सॉल्यूट बंद हो जाएगा। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था जहां पे वो डिसॉल्व होना बंद हो गया। दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ, जैसे भी रूम टेम्परेचर है, ग्लास ले लो पानी का, उसमें 1 चम्मच चीनी घोलो, घुल गई। 2 चम्मच घोलेंगे, घुल जाएगी। 3 चम्मच घुल जाएगी। आधा किलो चीनी डाल दो, घुलेगी नहीं, क्योंकि पानी के अंदर जो पार्टिकल्स में स्पेसिस थी, वो जितनी उसमें कैपेबिलिटी थी डिसॉल्व करने की, जितनी स्पेसिस थी वो फिल हो गई। उसके बाद स्पेसिस अब फिल हो चुकी हैं उस टेम्परेचर में। अब सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नहीं, मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। हाँ, टेम्परेचर चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी में भी चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ऑल ओवर अभी किस पे डिपेंड कर रही है सारी की सारी कंसंट्रेशन? सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड करेगी? सॉल्यूट पे। ध्यान रखना। अब कंसंट्रेशन फिर क्या बन गया? कहता कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन क्या है कि सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है। तो ऑल ओवर कंसंट्रेशन कौन बताता है हमें? सॉल्यूट। उसके लिए कंसंट्रेशन के लिए
तीन हमारे पास फॉर्मूले आए हैं उसको सॉल्व करने के लिए। पहला मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। बच्चे यहाँ पे ना सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही, एक सोल्यूट की बात होगी और एक सॉल्यूशन की। हमने बार बार सोल्यूट और सॉल्यूशन की बात की है, सॉल्वेंट की तो बात ही नहीं की। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले बहुत सिंपल है। मास बाय मास परसेंटेज मतलब मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मींस मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वो मास बाय वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ऊपर सोल्यूट ही रहेगा, नीचे हमेशा सोल्यूशन ही रहेगा। और जो सोल्यूशन कई बार गिवन नहीं होता तो आप सोल्यूशन का निकाल सकते हो, सोल्यूट में सॉल्वेंट को ऐड कर दो तो सॉल्यूशन बन जाता है। आपको सॉल्यूट गिवन होगा, आपको सॉल्यूशन गिवन होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एक सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इट गिव्स सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? हाँ, न्यूमेरिकल्स में ये भी हो सकता है सॉल्यूशन गिवन हो सॉल्वेंट गिवन हो, दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? सॉल्यूट आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें फॉर्मूले में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन अमाउंट चाहिए, वो चाहे मास हो चाहे उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया हमारे पास सस्पेंशंस और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमने डिस्कस किया था कि थर्ड एक्टिविटी थी, जो पहले थर्ड ग्रुप था, पानी में उसको चॉक पाउडर दिया गया था मिलाने के लिए। अब चॉक पाउडर पानी में तो डिसॉल्व होता नहीं, तो क्या बन गई थी उसकी? सस्पेंशंस बन गई थी। तो सस्पेंशंस, जो चीजें पानी में नहीं घुलती, दोज आर कॉल्ड सस्पेंशंस। ठीक है, सैंड एंड वाटर, चॉक पाउडर एंड वाटर, दीज आर कॉल्ड सस्पेंशंस। कहता सस्पेंशंस ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होती है क्योंकि घुलती नहीं है। सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते और सस्पेंडेड रहते हैं। अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। पार्टिकल्स का साइज इनका बहुत ज्यादा होता है कि हम इसको नेकेड आई से इजीली देख भी सकते हैं। अब सैंड है, सैंड जब पानी में है अनडिस्टर्ब छोड़ दो, हम देखते हैं ना सैंड क्या हो जाती है, बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती है और वो हमें दिख भी रही होती है। तो कहता है वो सैंड जब सेटल डाउन हो जाएगी तो क्या वो बीम को स्कैटर करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि फिर तो वाटर ही रह गया। अगर वाटर में से मैं टॉर्च लाइट को पास करवाऊंगा तो वो तो स्कैटर करेगी नहीं। हाँ, अगर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, बीच में फ्लोट करते ही जा रहे हैं, फ्लोट करते ही जा रहे हैं, सैंड के पार्टिकल्स पानी में फ्लोट कर रहे हैं अंदर, उस टाइम पे अगर हम क्या करेंगे? स्टिर कर दो, उसको हिला दो, तब फ्लोट करेंगे। आप देखोगे कि वो बीम को क्या करना स्टार्ट कर देगा? स्कैटर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बट अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो स्कैटरिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में अब क्या है? कहता इंक, फोर्थ ग्रुप था हमारा, फोर्थ ग्रुप को इंक दी गई थी जो पानी में डिसॉल्व हो रही थी। तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन था। हमें ऐसे लगेगा कि वो डिसॉल्व हो रही है, तो वो अपीयर कर रही थी होमोजीनियस, बट असल में क्या थी? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स लगातार क्या कर रहे थे? फ्लोट कर रहे थे। कहता है इनके पार्टिकल्स का साइज इतना कुछ छोटा होता है कि हम नेकेड आई से तो इनको नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा तो होता है कि ये अब बीम को स्कैटर करते हैं। तो सब में से कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बीम को स्कैटर करेगा। इंक के अलावा और भी कोई एग्जांपल वो पूछ सकते हैं तो आप मिल्क की एग्जांपल दे सकते हो। मिल्क इज आल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसमें पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होंगे, पार्टिकल्स हमेशा क्या करते रहेंगे? फ्लोट करते रहेंगे, जिसके कारण वो बीम को स्कैटर करेंगे। और ये इसको अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। फिल्ट्रेशन मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके बेसिस पे आप ट्रू सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को और सस्पेंशंस को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में ना डिस्पर्स्ड फेज भी होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी होता है। आपकी बुक में येलो कलर का एक चार्ट दिया हुआ है नीचे, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात की गई है। वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की कुछ दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टेबल आपको लर्न करके ही चलना है। उसमें डिस्पर्स फेज को हम सॉल्यूट कहते हैं और डिस्पर्जन मीडियम को वही हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। मतलब डिस्पर्जन मीडियम जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा और डिस्पर्स फेज जो कम क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट होगा, उसकी बात हो रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरोसोल्स की बात की है। दो टाइप के एरोसोल्स यहाँ पे देखे हैं, एक फॉग और एक स्मोक। फॉग एंड स्मोक बोथ आर एरोसोल्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्वेश्चन आता होता है पेपर में। तो फॉग और स्मोक दोनों एरोसोल्स हैं। दोनों का ना जो डिस्पर्स फेस होता है, मतलब सॉल्यूट होता है, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों का मीडियम तो गैस ही है।
फेज में अगर हम बात करें तो जो फॉग है दैट इज डिस्पर्स फेज, फॉग का लिक्विड होगा। हम देखते हैं जब फॉग बहुत सारी ओस सी गिरती है ना बाद में, तो वो क्या गिर रही होती है, लिक्विड ही गिर रहा होता है। स्मोक की बात करेंगे तो डिस्पर्स फेज उसमें क्या रहेगा हमारे पास, सॉलिड रहेगा। फिर बात आ जाती है इमल्शन की। इमल्शन में मिल्क या फेस क्रीम दो एग्जांपल्स ले सकते हो, और ये लिक्विड ही फेस होगा इसका और लिक्विड ही इसका डिस्पर्सन मीडियम होगा। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको अपनी बुक में से मिल जाएंगी, उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज या एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में ना पहले चीज याद रखनी है, जो फिजिकल चेंजेस है ना वो रिवर्सिबल होती है। जैसे कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ वुड इज अ रिवर्सिबल चेंज, है ना। पेपर को हम टीयर करेंगे, टीयर करने के बाद वो रहेगा क्या, पेपर, मतलब जिसकी चेंज स्टेट चेंज नहीं हो रही। आइस है, आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, वाटर बन रहा है, मॉलिक्यूल्स तो वाटर के ही रहेंगे ना, वो तो नहीं चेंज हुए, उसको मैं दोबारा से फ्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी चेंजेस है, रिवर्स हो गया ये, तो ये कौन सी चेंजेस है, ये फिजिकल चेंजेस है। जो केमिकल चेंजेस होती है ना इरिवर्सिबल होती है। आपको याद रखना, कोई भी चीज को जब हम हीट कर देते हैं या कह लो बर्न कर देते हैं, तो वो जब चेंजेस लेके आती है ना तो वो केमिकल चेंजेस हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज। और क्वेश्चन ये भी राइज होता है, क्या हर एक फिजिकल चेंज रिवर्सिबल ही है, कोई इरिवर्सिबल नहीं होती। इरिवर्सिबल होती हैं फिजिकल चेंजेस। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अभी ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी हाइट चेंज हो रही है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, बट वो रिवर्स हो सकती है, दोबारा हम बच्चे बन सकते हैं पहले जैसे, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो फिजिकल चेंजेस 90% फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल ही है, बीच में से 10% ऐसी एग्जांपल्स हैं जो इरिवर्सिबल बन जाती है, पर केमिकल चेंजेस आर ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर हो गया। और बर्निंग वर्ड आ गया तो समझो सारी कौन सी चेंज आ रही है, वो कुकिंग ऑफ फूड, फूड की हमने सारी कंपनसेशन ही चेंज कर दी। रॉ फूड था, कच्ची सब्जियां एक बार पका लिया, दोबारा कच्ची सब्जियों में चेंज कर सकते हैं उसको, रॉ में नहीं कर सकते, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद आ जाता है, क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या और कंपाउंड्स क्या, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्योर फॉर्म में, जिनको हम किसी भी सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सारे मेरे पास एलिमेंट्स जो प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, और इनको हम सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स हैं जिनको मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज आप बचपन से पढ़ते आए हो। मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस, जो शाइन करते हैं, डक्टाइल, इनको हम वायर्स की शेप दे सकते हैं, मेलिएबल, मार मार के पतले से पतला बना सकते हैं, है ना। सोनरस, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज इनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, लेकिन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सारे हार्ड हैं। नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी। नेम द मेटल विच इज हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सीजियम एंड गैलियम। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम इजीली अगर हम उनको किसी भी थिन शीट्स में या बीट करेंगे तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज अ हार्डेस्ट नॉन मेटल। सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल, लस्टरस होते नहीं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल दैट इज लस्टरस, जो शाइन प्रोड्यूस करता है। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। बाकी नॉन मेटल्स की मेजॉरिटी सॉलिड और गैस में है, सिर्फ एक नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो इनको इस बेसिस पे किया गया क्लासिफाई। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में ना कंपाउंड्स की बात हो रही है अभी। अब कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स होते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनाते हैं वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। अब देखो आगे, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, दोनों ग्रुप्स को आयरन दे दिया गया और सल्फर पाउडर दे दिया गया, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर। पहले ग्रुप को कह दिया गया कि इसको मिक्स कर दो,
और दूसरे ग्रुप को कह दिया गया कि मिक्स करके इसको हीट कर दो। तो पहले ग्रुप में जब दोनों को मिक्स किया तो आयरन फिलिंग थी और सल्फर पाउडर था, बस मिक्स कर दिया उसको। तो कहते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेक करो आप। जब मैग्नेटिज्म या कोई मैग्नेट को इनके पास लेके जाओगे ना, आप देखोगे आयरन मैग्नेट के साथ क्या हो रहा होगा, अट्रैक्ट हो रहा होगा जाकर। तो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो पहला ग्रुप था उसको तो मिला मिक्सचर, पहले ग्रुप को मिला मिक्सचर आयरन और सल्फर का। ग्रुप 2 को ना उन्होंने कहा कि ये आयरन और सल्फर जो आपको आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर दिया है ना, इसको हीट कर दो और तब तक हीट करो जब तक ये रेड हॉट जितना नहीं हो जाता, मतलब इतना गर्म हो जाए कि वो लाल रंग का हो जाए। जब हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद आप इसके पास मैग्नेट लेके जाओगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। आप देखोगे ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि हमारे पास आयरन फिलिंग्स और सल्फर को जब हम हीट कर देंगे तो वो क्या बन गई, एक केमिकल चेंज आ गई, उसने कंपाउंड बना दिया। जब सिंपल मिक्स किया था तो वो कौन सी चेंज आ रही थी, सिर्फ फिजिकल चेंज आ रही थी, जिसमें से हम आयरन को दोबारा मैग्नेट से सेपरेट कर सकते थे। इसी के बेसिस पे अब उसने कहा, कहता पहले ग्रुप को कहो कि जो इसका मिक्सचर था ना उसमें हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, और दूसरे ग्रुप को क्या कहा गया, जो कंपाउंड बना था आयरन सल्फाइड का आपका, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड गैस पास करवा दो। अब क्या मिलेगा आपको, ग्रुप 1 को मिलेगी हाइड्रोजन गैस। और इसकी रिकॉग्नाइज आप इसको कैसे कर सकते हो, जो हाइड्रोजन गैस होती है बच्चे वो ऑडोरलेस है, कलरलेस है, एक क्लीनर सी आपको लगेगी, ना उसका कोई अडोर होगा ना ही उसका कोई कलर होगा। लेकिन जो आपके पास सेकंड ग्रुप में बनेगा दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और ये वाली जो मैंने आपको यहाँ पे कंपाउंड्स लिख के दिए हैं, ये केस स्टडी में भी पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसका कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकंड केस में आपके पास बनेगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये अडोरलेस नहीं होती, ये कलरलेस तो होगी लेकिन अडोरलेस नहीं होगी। अडोरलेस क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो स्मेल आती है वो रॉटन एग्स जैसी स्मेल देगा। तो दो ग्रुप्स थे, पहले ग्रुप को मिली हाइड्रोजन गैस और दूसरे ग्रुप को क्या मिली हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास इनके वो आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में। ठीक है, वो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही डिफरेंसेस है उसके, कि कंपाउंड क्या, एक केमिकल चेंज आ रहा है कंपाउंड में, ठीक है, जो इरिवर्सिबल है, और जो मिक्सचर बन रहे थे वो एक फिजिकल चेंज था जिसको हम मैग्नेटिज्म से सेपरेट। तो बच्चे उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही हम वन शॉट वीडियोस और भी चैप्टर्स की आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।